Hello, dear children. How are you? My name is Shaheen, your English teacher, and we are on the YouTube channel of Winsome International School. Today, we are going to read the poem, The Ball Poem. Okay, and this poem is also a part of chapter 3 that was two stories about flying. ठीक है, उसी third chapter की second poem है ये, जिसका नाम है The Ball Poem. Clear? Which is composed by John Berryman. नाउ नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि द बॉल पोएम। अब बॉल के ऊपर क्या कोई पोएम लिख सकता है? ठीक है, जॉन बेरीमैन ने ये पोएम लिखी है, लेकिन ये पोएम थोड़ी सी सिंबॉलिक होने वाली है यहाँ पे। यानी कि बॉल को लेकर के, बॉल तो सिर्फ एक उन्होंने सिंबल यूज किया है, लेकिन बॉल का एग्जाम्पल लेके वो हमें एक बहुत ही डीप मैसेज देना चाह रहे हैं लाइफ का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू लर्न। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा मेच्योर जब हो जाते हैं, या उससे पहले अगर हम बात करें व्हेन वी आर चिल्ड्रन, तब हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होता है, कौन सी वो स्टेज आती है जब हम थोड़ा मेच्योर होना स्टार्ट करते हैं, चीजों को सीरियसली लेना स्टार्ट करते हैं, और वी स्टार्ट लर्निंग, एंड वी स्टार्ट लर्न टू गिव इम्पोर्टेंस टू थिंग्स। ठीक है, कब ऐसा टाइम आता है जब हम अपनी चीजों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई चीज है, लेकिन जब तक वो हमारे पास रहती है हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। चाहे हम किसी चीज की बात कर लें, चाहे किसी इंसान की बात कर लें। ठीक है, हमारी लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत मिल जाएंगे कि जब हमारे पास कोई चीज है जो हमें मिल गई है बड़ी इजीली, तब तक हमें उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, या हम उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते, बिकॉज ईच एंड एवरी डे हम उसको देखते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेंबर हो, कोई भी हो। लेकिन जैसे ही हम उस इंसान को, हम इस चीज को खो देते हैं जिसके साथ हमारे बहुत सारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स एसोसिएटेड होती हैं, जुड़ी हुई होती है, काफी सारा कनेक्शन होता है, एक्चुअली तब हमें रियलाइज होता है कि उस चीज की वैल्यू क्या थी, उस इंसान की इंपॉर्टेंस क्या थी हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, सो आपको ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने डीप थॉट्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू रिकॉल कि आपने क्या खोया है, जो बाद में आपको रियलाइज हुआ कि यस इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। यहाँ पे यही मैसेज जो है पोएट जो जॉन बेरीमैन है हमें यही देना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक बच्चा है यहाँ पे जो अपनी, जिसकी बॉल खो जाती है, तो बॉल का जो उन्होंने एक यूज किया है सिंबल, वो बॉल के फॉर्म में कहना चाह रहे हैं उसका चाइल्डहुड, या कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई पोजेशन जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको कोई दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता। इनफैक्ट चीजें बहुत सस्ती कुछ होती हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो वो हमारे साथ रहती हैं, लेकिन जब हमारी चीजें खो जाती हैं तो हमारे जो एल्डर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं यार, छोटी सी चीज तो थी, दोबारा आ जाएगी। लेकिन उस चीज की क्या वैल्यू थी वो सिर्फ हमें पता है, उसको हम पैसों के साथ में इक्वलाइज नहीं कर सकते, और ना ही हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज पैसे से खरीदी जा पाएगी, वो चीज तो आ जाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट द इमोशंस एंड लव दैट वाज एसोसिएटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, जो हमारा कनेक्शन था उस चीज के साथ में, जो मेमोरीज एसोसिएटेड थी उस चीज के साथ में, वो तो हम नहीं खरीद सकते। वो तो कोई दूसरी चीज, हमें पता है कि ये तो नई चीज है, ये तो दूसरी, उसको रिप्लेस करने की कोशिश की गई है, तो उस चीज के साथ में वही फीलिंग्स, वही इमोशंस एसोसिएट नहीं किए जा सकते। दैट इज व्हाई जो हमने एक बार खो दिया, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वैल्यूएबल था वो पोजेशन हमारे लिए, उस चीज को रिप्लेस करना आसान नहीं होता। क्लियर? यहाँ पे हम यही मैसेज पढ़ेंगे, और पोएट भी हमें यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जब इंसान कोई अपनी बहुत ही वैल्यूएबल पोजेशन मिस कर देता है, लूज कर देता है, खो देता है, दैट इज द टाइम व्हेन ही लर्न्स टू ग्रो। वो एक टाइम आता है जब उसको थोड़ा समझ आता है कि यस इट्स टाइम टू बिकम मैच्योर, बिकॉज आप उस लॉस को लेके लाइफ टाइम यू कैन नॉट रिग्रेट ओवर इट। आप जिंदगी भर उसका लॉस के बारे में सोच नहीं सकते हो, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू ग्रो। ठीक है, आप मेंटली ग्रो नहीं कर पाओगे, मेच्योर नहीं हो पाओगे। सो यस, चीजों को वैल्यू करना, पीपल अराउंड अस टू वैल्यू देम, हमारे जो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पोजेशंस हैं उनको वैल्यू करना, एंड इफ वी लूज देम
for some reasons हम उनको खो देते हैं, whether they are people or whether it is the whether these are the things, तो क्या होता है, we should learn to deal with the loss. हमें क्या सीखना है, उस लॉस के साथ डील कैसे करना है एंड उसको ओवरकम करके आगे कैसे बढ़ना है. ठीक है. So this was the short introduction of the poem which is the ball poem. ठीक है children. Now let us learn something about the poet, जो कि कौन है, जॉन बेरीमैन. इनका पूरा नाम क्या था, जॉन एलाइन मैकएल्फिन बेरीमैन, who was born on October 25th 1914 and died on 7th January 1972. He was an American poet and scholar. कहाँ के हैं ये भी, American poet और scholar है. So we'll see there are so many American poets into our syllabus, right? जो prescribed है हमारे syllabus में, काफी सारे आपको American poets नजर आएंगे. He was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century and is considered a key figure in the confessional school of poetry. His best known work is the Dream Songs. कौन से वर्क के लिए फेमस हैं ये, ड्रीम सॉन्ग्स. ठीक है. दिस इज वन ऑफ हिज मेजर वर्क्स फॉर विच ही इज पॉपुलरली नोन. क्लियर चिल्ड्रन. सो ये मैंने आपको एक बताया कि एक अमेरिकन पोएट है. नाउ ट्राई टू रिकॉल कीजिए, याद कीजिए और कौन से अमेरिकन पोएट्स को हम अभी तक पढ़ चुके हैं. ठीक है. ऑलराइट. नाउ we will read this poetry line wise. ठीक है. So बहुत kindly pay attention to it because ये थोड़ा सा rhyming scheme में नहीं है, free verse में लिखी गई है and the lines are also in continuation. जैसे कि एक free verse में continue, जैसे हम story लिखते हैं वैसे ये लिखी गई है. तो please pay attention to each and every line. Clear? What is the boy now who has lost his ball? The poet is asking this. ठीक है, कि अब वो बच्चा कैसा होगा जिसने अपनी बॉल खो दी है. What is the boy now? अब क्या सिचुएशन में है वो, अब इसकी क्या हालत है. What is he to do? यहां पे एम्फेसाइज किया गया है कि अब वो क्या करेगा. What is he to do? बार बार इसको क्यों बोला, रिपीट किया गया है इसकी उस बच्चे की सिचुएशन को एम्फेसाइज करने के लिए कि अब उसकी क्या हालत है. ठीक है. what is he to do? अब वो क्या करेगा, कौन सा बच्चा जिसकी बॉल खो गई है. वो बॉल उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए बहुत वैल्यूएबल थी, क्योंकि उस बॉल के साथ में उस बच्चे की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी, एसोसिएटेड थी. इसलिए वो बच्चा अभी क्या है, बहुत ज्यादा सैड है. I saw it go merrily bouncing down the street. I कौन है यहाँ पे, I the narrator. ठीक है. जो पोएट है वो बता रहा है कि I saw it go, मैंने देखा है उसे जाते हुए, merrily bouncing. What is the meaning of merrily? Merrily means happily. Have you ever seen a ball happy? Happy किसका फीचर होता है, कौन हैप्पी रह सकते हैं, ह्यूमंस, राइट. तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सोचिए, बिकॉज लास्ट में तो हम डिस्कस करेंगे ही, इसलिए राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग इट. ठीक है. सो मैंने उस बॉल को देखा है मेरिली बाउंसिंग. बाउंसिंग मतलब जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. ठीक है. मैंने उसको बाउंस करते हुए देखा है, खुशी से देखा है. क्योंकि मेरिली बाउंसिंग क्यों बोला, क्योंकि व्हेन चिल्ड्रन जंप, बच्चे जब जंप करते हैं, जब खुश होते हैं, दे आर इन देयर ओन मूड, जॉयफुल मूड, तो वो जंप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो यहाँ पे इसी तरह से पोएट ने उस चीज को कनेक्ट किया है, मेरिली बाउंसिंग. वो भी जंप करते गई है बॉल, तो इट वाज मेरिली बाउंसिंग, हैप्पीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर There it is in the water. यानी कि पहले मैंने उसको स्ट्रीट पे जाते हुए देखा एंड देन उसके बाद में वो मेरीली कहाँ चली गई, बाउंस होते हुए इन द वाटर. और ये किसने देखा है पूरा इंसिडेंट्स, ये पूरा इंसिडेंट जो है वो पोएट ने देखा है, नरेटर ने देखा है, जो मैं ये बता रहा है. ठीक है. No use to say oh there are other balls means उस बच्चे को ये बोलने का कोई फायदा नहीं है कि अरे और दूसरी बॉल्स भी तो हैं. ये बात यहाँ पे क्यों कही जा रही है, क्योंकि उस बॉल को कोई दूसरी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, because it was a valuable possession for the child. He was deeply associated with it. Clear? His memories were there with the ball that he lost.
So no other balls would work, no other balls could replace it. ठीक है, और कोई भी बॉल जो बच्चे की बॉल he has lost उसको replace नहीं कर सकती. So no sense of saying oh there are other balls. कोई मतलब नहीं है उस बच्चे को कंसोल करने का, उस बच्चे को तसल्ली देके ये कहने का कोई बात नहीं बेटा दूसरी बॉल्स आ जाएंगी. ठीक है, उसको आप ये नहीं बोल सकते बिकॉज कोई दूसरी बॉल उस बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकती. क्लियर? एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ. ओके, एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ यानी कि बहुत दर्द है उस बच्चे को, बहुत तकलीफ में है वो बच्चा. व्हाई ही इज डीपली शेकन विद द ग्रीफ. सैड है. ठीक है, ग्रीफ का मतलब क्या होता है? सैडनेस. फिक्सेस द बॉय. फिक्सेस द बॉय मीन्स ही इज नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग अदर देन द बॉल. वो उस बॉल के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा है. जो उसका वैल्यूएबल पोजेशन था, वो उसके लिए इतनी कीमती चीज थी कि उसका सदमा जो है he is not able to bear it. वो उसको सही नहीं पा रहा है कि ऐसे कैसे हो गया. he is so sad. all right, as he stands rigid. rigid का मतलब क्या होता है? stiff. ठीक है, मतलब he stands rigid means ऐसा होता है ना, कई बार शॉक लगता है तो the person is not able to he doesn't speak anything, he doesn't want to listen to anything. so वो एकदम फिक्स हो जाता है अपनी जगह पे. rigid, stiff, trembling. trembling का मतलब कांप रहा है. स्टेयरिंग डाउन और नीचे घूर रहा है. स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है? घूरना. सो बस वो अपनी इस जगह पे फिक्स है. मे बी वो बहुत ही ज्यादा डीपली ही इज ओवर थिंकिंग और वो बहुत ज्यादा डीप थॉट्स के अंदर है. ही अगेन एंड अगेन इन हिज माइंड मे बी ही इज थिंकिंग अबाउट हिज वॉल. मे बी वो अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है जो उस वॉल के साथ में थी ना. हमारे लिए तो बॉल एक बहुत ही कॉमन सी चीज है. या बॉल क्या होती है? इट्स नथिंग. बट they are talking about a child. उस बच्चे के लिए वो जो बॉल है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है उसकी लाइफ के अंदर. दैट इज वाई एक बॉल का एग्जांपल देके बस वैल्यूएबल पोजेशंस की बात की है. हमारी लाइफ में वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ठीक है, बॉल इज जस्ट एन एग्जाम्पल. क्लियर? Staring down all his young days into the harbor where his ball went. हार्बर क्या होता है? जो सी पोर्ट होता है ना, ठीक है, उसको हार्बर कहते हैं. वेयर हिज बॉल वेंट, सारा का सारा ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. उसकी जितनी ऑल हिज यंग डेज मींस उसकी जितनी भी बचपन की मेमोरीज थी. ठीक है, तो ऑल हिज यंग डेज से पोएट क्या कहना चाह रहा है? हिज चाइल्डहुड मेमोरीज. ठीक है, उसकी जितनी भी चाइल्डहुड मेमोरीज थी वो अभी कहाँ है? हार्बर में है. हार्बर में क्यों है? क्योंकि वो बॉल उस हार्बर में चली गई है, उस हार्बर में गिर गई है. ठीक है, सो ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर. अब उसकी जितनी भी मेमोरीज थी वो कहाँ चली गई हैं? पानी में चली गई हैं. और वो कौन सी मेमोरीज हैं? वो बॉल जिसके साथ में वो सारी मेमोरीज एसोसिएटेड थी, जुड़ी हुई थी, कनेक्टेड थी. नाउ द मेमोरीज आर इन द हार्बर इन द वाटर वेयर हिज बॉल वेंट. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. What is the meaning of intrude? Intrude का मतलब होता है to enter into a space where you are not welcomed. ठीक है, ऐसी जगह पे जाना जहां पे आप वेलकम नहीं हो, यानी कि इंटरफेयर करना, उस चीज के अंदर जाना. आई वोंट इंट्रूड ऑन हिम, और मैं जाके उसको नहीं छेड़ूंगा. ठीक है, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. आई वोंट डू दैट. क्लियर? अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइम? डाइम इज 10 cents. यूएस के जो 10 cents होते हैं दैट इज अ डाइम. ठीक है, यूएस करेंसी के अकॉर्डिंग. So he is saying a dime. बॉल कितने की है? It's just a dime. It would cost just a dime. बहुत ही सस्ती बॉल है. It's worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. अब यहाँ पे he कौन है यहाँ पे? The boy. ठीक है, he senses the first responsibility in the world of possessions. ये जो world है which is filled with possessions. all right, आप अलग अलग चीजों के मालिक होते हो, बहुत सारी चीजें आपके पास में होती है, लेकिन इस बच्चे ने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सीखी है जब उसने अपनी कोई चीज खो दी है. अब उसने क्या सीखा है कि नाउ ही हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हिज पोजेशंस. उसके पास जितनी भी चीजें हैं उसको बहुत केयरफुली उन सबके साथ में उन सबको हैंडल करना है, उनकी बहुत केयर करनी है. अदरवाइज क्या होगा? फिर से देयर इज अ रिस्क ऑफ लूजिंग एनी ऑफ सच थिंग्स. ठीक है, क्या रिस्क रहेगा अदरवाइज? कि फिर से वो अपनी कोई चीज
खो सकता है। तो जब उसने अपनी बॉल खो दी उसके बाद वो थोड़ा सा केयरफुल हो गया, उसने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील किया। ठीक है, दिस हैपेंस, यही होता है कि हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं जब तक हमारे पास वो चीज होती है, लेकिन जैसे ही वो खो जाती है हम बाकी सारी चीजों के लिए भी अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब मुझे ये चीज नहीं करनी है। क्लियर? पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy. यहाँ पे the poet is addressing the boy. The poet is addressing the little boy who though is not present in the entire poetry. वो पूरी पोएट्री में कहीं भी आपको उस बॉय की प्रेजेंस नहीं पता चलेगी, सिर्फ उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उस बॉय के बारे में बात हो रही है बट यहाँ पे उसकी प्रेजेंस नहीं है, फिर भी द पोएट इज एड्रेसिंग हिम, फिर भी पोएट जो है उस बच्चे से ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब कोई प्रेजेंट नहीं है पोएट्री के अंदर और उसको एड्रेस किया जाए तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम पोएट्री समझ लेते हैं कि पीपल विल टेक बॉल्स, या तो लोग जो है वो आपकी चीजें ले लेंगे आपसे। ठीक है, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और या वो खो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी जो सिंबॉलिक है यहाँ पे बॉल से लेकर के। एक तो बॉल क्या है यहाँ पे सिंबॉलिक, एक तो है आपके वैल्यूएबल पोजेशंस। ठीक है, बॉल किस किस चीज को सिंबलाइज कर रही है यहाँ पे? सो बॉल इज सिंबॉलिक फॉर टू थिंग्स, जो हमने डिस्कस किया था कि बॉल जो है वो दो चीजों को सिंबलाइज कर रही है। पहला क्या था? वैल्यूएबल पोजेशंस, एंड सेकेंड वॉज चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड से भी वहां पे क्या मतलब है? इनोसेंस। यू ऑल नो दैट चिल्ड्रन आर नॉट क्लेवर, वो बहुत इनोसेंट होते हैं, राइट? लेकिन ग्रेजुअली व्हेन दे ग्रो, जब वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स में रहते हैं, जिन जैसे लोगों के वो साथ में रहते हैं, द पीपल विद दे डील विद, तब उनमें धीरे धीरे चीजें जो है वो चेंज होने लगती है और उनकी इनोसेंस जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उनकी जो मासूमियत है वो कम होनी शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पीपल विल टेक बॉल्स, लोग या तो लोग जो है आपकी वैल्यूएबल पोजेशंस ले लेंगे, या आपका चाइल्डहुड, आपकी इनोसेंस आपसे ले लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और ये चीज बहुत कॉमन है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी केयरफुल, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, आप केयरफुल नहीं होंगे तो क्या होगा? वो खो जाएंगी। क्या खो सकता है? आपकी चीजें खो सकती हैं और आपकी इनोसेंस खो सकती है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और उसको रिप्लेस करना इज नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल टू रिप्लेस समथिंग विच वॉज वेरी क्लोज टू यू, विच वॉज वैल्यूएबल टू यू। आपकी इनोसेंस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपके चाइल्डहुड, आपके बचपन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई और चीज नहीं उसकी जगह ले सकती, और ना ही आपकी कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कीमती थी, जिसके साथ आपकी यादें जुड़ी हैं स्पेशली, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लियरली क्लियर? मनी इज एक्सटर्नल, यानी कि इस जो बात हो रही है उसका मनी से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सारी जो जितनी भी चीजें हैं दे ऑल आर इनर। ठीक है, सारी की सारी इनर सेंस से जुड़ी हुई हैं, हमारी जो इंटरनल इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो मनी इज एक्सटर्नल, मनी हैज नथिंग टू डू विद दिस। पैसे का इसमें कोई रोल नहीं है, और ना ही पैसे की हेल्प से हम इनमें से कोई भी चीज रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? He is learning well behind his desperate eyes. All right, he is learning, the boy, ठीक है, the boy who lost his ball. Now what is happening? जब उसने अपनी चीज खो दी है, जब उसने अपनी बॉल खो दी है, he is learning well behind his desperate eyes. यहाँ पे desperate का क्या मतलब है? hopeless. ठीक है, अब वो होपलेस हो गया है क्योंकि ही श्योर कि अब उसको उसकी बॉल तो वापस नहीं मिलने वाली है। ठीक है, लेकिन अब वो क्या कर सकता है? बॉल का इंतजार तो नहीं कर सकता। सो नाउ व्हाट ही कैन डू इज ही इज लर्निंग, अब वो सीख रहा है अपने लॉस के साथ डील करना। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप knowing what every man must one day know. What is the meaning of the epistemology? Means nature. ठीक है, जो नॉलेज है, ठीक है, स्टडी ऑफ लॉस, जो नेचर है ऑफ नॉलेज, उसको जानना कि जो लॉस हो गया है उसकी स्टडी करना। अब वो उसको सीख रहा है, उसका पूरा ज्ञान ले रहा है। जैसे हर चीज की एक स्टडी होती है ना, बायोलॉजी, राइट,
जूलॉजी, हर चीज की स्टडी होती है। ओके, तो लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी मीन्स टू स्टडी, ठीक है, उस चीज की स्टडी। एपिस्टेमोलॉजी का क्या मतलब होता है? नेचर ऑफ लॉस, ठीक है, उसके नेचर को समझना। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब वो ये सीख रहा है, अपने पैरों पे खड़े होना सीख रहा है, जो हर इंसान को एक दिन सीखना जरूरी होता है, और जो हर इंसान एक ना एक दिन सीखता ही है, ठीक है। अब वो सीखने का मीडियम कोई भी हो सकता है, right? So now he too is learning the same thing, how to stand or how to, come over that loss. And most know many days how to stand up. और बहुत सारे लोग जो हैं वो कई बार जो है बहुत जल्दी सीख जाते हैं हाउ टू स्टैंड अप। यानी कि हाउ टू स्टैंड अप का मतलब क्या है यहाँ पे? रिस्पॉन्सिबल होना, ठीक है। स्टैंड अप से क्या मतलब है यहाँ पे? टू बी रिस्पॉन्सिबल, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनोट कर रही है ये चीज। क्लियर? All right, so this was the explanation of the poem, The Ball Poem. Now let us read the summary of the poem. This poem is about losing something which we love and then learning to grow up. ये poem किसके बारे में है? कोई ऐसी चीज जिससे हम बहुत क्लोज हैं, जिस चीज से हम बहुत प्यार करते हैं, और उस चीज के साथ हम कैसे बड़े होते हैं। It is about a little boy who, in his young life, for the first time, is learning what it is like to experience grief after the loss of a much beloved possession. वो कब सीखा? जब उसने अपना much beloved possession जो है वो खो दिया। Which is here his ball, जो कि यहाँ पे क्या symbolic है, क्या symbol है? उसकी जो बॉल थी वो उसके लिए एक वैल्यूएबल पोजीशन था। और जैसे कि मैंने कहा, हमारी लाइफ में वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है। Maybe for us the loss of a ball is of minor consequence, यानी कि हमारे लिए हो सकता है कि बॉल तो क्या ही होती है, क्या वैल्यू होती है बॉल की, कोई ज्यादा हम खास उसको नहीं इंपॉर्टेंस देते। Our natural reaction may be that still there are many more balls. हम naturally क्या बोलेंगे? बॉल क्या हो गया, तो बॉल खो गई, दूसरी बॉल आ जाएगी। There are other balls as well which you can take, which you can buy or do one thing, हम तुम्हें उसके पैसे दे देते हैं, but that is not important for the boy. उस बॉय के लिए उसके पैसे कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, उस बॉय के लिए दूसरी बॉल उसका रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। So need not worry, but to a little boy this is something different. लेकिन उस छोटे बच्चे के लिए एक अलग चीज है। One can get another ball with a very less amount of money. कोई भी एक बॉल बड़ी ही आसानी से खरीद सकता है, because it's very cheap. But money is external and immortal here, as it cannot buy back the love and hence cannot replace the things that we love. यहाँ पे मनी का कोई रोल नहीं है, मनी को एकदम एक्सटर्नल बताया है। Money has nothing to do with our inner feelings, with our inner sense, क्योंकि जो प्यार उस चीज के साथ में एसोसिएटेड था, वो पैसा उसके साथ नहीं खरीद सकता, ठीक है। वो चीज तो खरीदी जा सकती है, बट उसके साथ में जो प्यार एसोसिएटेड था, जो इमोशंस एसोसिएटेड थे, वो खरीदे नहीं जा सकते। In this poem, the boy's ball is easily personifying with his young days and which were happy and innocent. People may take balls just as they will take away our innocence. यानी कि लोग हमें फोर्स करते हैं, लोग हमें कंपेल कर देते हैं हमारे इनोसेंस को छोड़ने के लिए एंड उसी के साथ में ग्रो करने के लिए, ठीक है। कि नाउ यू हैव टू बी मैच्योर, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। अगेन एंड अगेन वी आर रिमाइंडेड ऑफ दैट कि ये इनोसेंस काम नहीं आएगी। यू हैव टू बी मैच्योर इनफ, ओके, टू डील विद लाइफ। व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, यू हैव टू बी मैच्योर इनफ टू हैंडल थिंग्स and force us to grow up soon. और हम जल्दी बड़े हो जाते हैं। We have to lose our innocence. और किसकी वजह से हम ये innocence lose करते हैं? Because of the people around us. हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनकी वजह से, because they force us to do so. वही हमें मजबूर करते हैं बड़े होने के लिए। And once we lose our innocence, then we cannot get it back. जैसे कि हमने डिस्कस किया, जिस तरह से वो बॉल खो गई, वो वापस नहीं आ सकती, उसी तरह से अगर एक बार हमने हमारी innocence lose कर दी, वो वापस नहीं आ सकती। But despite of all these, we have to learn to stand up. लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी we have to learn to stand up. We have to learn to be responsible. ठीक है, हमें जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा। Clear, children?
Obviously, we need to be strong and get on with our life, irrespective of the sadness inside. यानी कि no matter हमारे अंदर कितना भी दुख क्यों ना है, कितना भी grief है, कितनी भी sadness है, लेकिन we cannot show it to the entire world. क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपके अंदर जो तकलीफ है या द पेन दैट यू आर गोइंग थ्रू, जो भी सैडनेस आपकी लाइफ में है, कोई ऐसा इंसिडेंस है जो आपको जिस यू नो दैट हैज कंप्लीटली चेंज योर लाइफ, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, या यू नो किसी ना किसी तरह से कोई चेंजेस आ गए, क्या आप वो अपनी जो लाइफ स्टोरी है सबको बता सकते हो? नहीं, बिकॉज व्हाट हैपन, अगर हम सबको बताने निकलेंगे, people are going to be judgmental, right? वो आपको अलग अलग तरीके से जज करना स्टार्ट कर देंगे. तो it's better to keep everything within yourself. आप सब कुछ अपने अंदर ही रखिए and learn to grow with that, और maturely उस चीज को हैंडल करते हुए आगे बढ़िए. That is what a mature person that is what a mature person does. यही एक समझदार इंसान करता है. इसीलिए हम जल्दी mature हो जाते हैं, हमें हमारी innocence जो है वो पीछे छोड़नी पड़ती है. Clear? This is the only way we will survive. Therefore, we have to learn to accept and let go. हमें जो भी हमारी लाइफ में जो losses हैं, उनको accept करना भी सीखना है और उसको let go करना भी सीखना है, because we cannot cry over it our entire lives. हम पूरी जिंदगी उस पे रो नहीं सकते, पूरी जिंदगी उस पे regret नहीं कर सकते. The poet has made the use of the imagery while telling how the ball personifies the spirit of the boy's childish innocence. ठीक है, पोएट ने जो है इमेजरी यूज की है ये बताते हुए कि जो बॉल है क्या और क्या सिग्निफाई कर रही है, वो बॉल उस बच्चे की इनोसेंस को सिग्निफाई कर रही है. वी मे विजुअलाइज हाउ द स्पिरिट ऑफ दिस लिटिल बॉय लाइक द बॉल इज सिंकिंग इनटू द डार्क वाटर्स ऑफ द हार्बर. और हम ये चीज विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने यू नो इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से इस बच्चे की जो स्पिरिट है, किस तरह से इस बच्चे की जो इनोसेंस है, इट इज ऑल्सो सिंकिंग. ये भी क्या हो रही है, धीरे धीरे जो है हार्बर के उस पानी में जैसे वो बॉल अंदर चली गई थी, उसी तरह से ये जो यू नो द वर्ल्ड अराउंड अस, जो सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस हमारे आसपास खड़े होते हैं, उसी तरह हमारी जो इनोसेंस है उसमें सिंक हो जाती है. As it drifts further away, the little boy will learn to grow up, and that part is linked to that ball grows up as well, until it is no longer a little boy. यानी कि The little boy will learn to grow up. वो बच्चा अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे उसकी इनोसेंस जाएगी वो बड़ा भी होगा, मेंटली ग्रो करेगा, मेच्योर होगा, and that part is linked to that ball grows up as well. और वही पार्ट जो उस बॉल से रिलेटेड था, जब वो दुखी था, धीरे धीरे उसको भी वो भूल जाएगा एंड मेच्योरली हैंडल करेगा, until it is no longer a little boy. और उसके बाद वो he will no longer be a little boy. उसके अंदर little boy क्यों नहीं रहेगा, because innocence ही नहीं रहेगी, and he'll be mature and responsible. Clear children? So this was all about our poem, the ball poem, जहाँ पे पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली सिंबॉलिकली यहाँ पे क्या यूज की है, बॉल को बॉल जो है वो एज अ सिंबल उन्होंने लिया है, और बॉल को किसके साथ में कंपेयर किया है, बॉल को इनोसेंस के साथ कंपेयर किया है या किसी वैल्यूएबल पोजेशन के साथ में कंपेयर किया है, विच इफ वी लूज वंस, अगर हमने उनको एक बार खो दिया, दोबारा उसको रिप्लेस करना या दोबारा उसको वापस लाना पॉसिबल नहीं होता है. क्लियर चिल्ड्रन? So I hope this poem was clear to you, and summary as well as the explanation. All right. Thus we may interpret this poem literally and metaphorically both. हम literally जो जैसे पढ़ ही रहे हैं उसको, जैसे टेक्स्ट में लिखा है वैसे भी हम इसको समझ रहे हैं, and metaphorically. Metaphor क्या होता है? Comparison होता है, right? Indirect comparison without the use of like or as. जिस comparison में like और as का use नहीं होता वहाँ metaphors होते हैं. तो ये poem metaphorically भी है, जैसे अभी हमने बताया, अभी हमने ये चीज डिस्कस की है कि बॉल को कंपेयर किया गया है चाइल्डहुड से, इनोसेंस से, वैल्यूएबल पोजेशंस के साथ. ठीक है, तो दैट इज व्हाई मेटाफोरिकली भी हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं इस पोएट्री को. इफ लिटरली देन इट इज अ सोलफुल पिक्चर ऑफ लिटिल बॉयज ग्रोइंग अप एंड learning to deal with the loss of the first in his possession. अगर हम इसको लिटरली लेते हैं, लिटरली अगर हम पढ़ते हैं, सिर्फ बॉल ही समझते हैं, तो हम क्या समझेंगे कि हम उस बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं जिसने अपनी बॉल जो है he has lost it, जो उसकी बहुत वैल्यूएबल पोजेशन थी. ठीक है, और अब पहली बार उसने उस चीज को खोया है, so he is learning now. If metaphorically, then it is the story of mankind. अगर मेटाफोरिकली लेते हैं तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अबाउट मैनकाइंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ देयर लव्ड थिंग्स और पीपल.
इंसानों के बारे में, मैनकाइंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन काइंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि व्हेन दे लूज देयर थिंग्स, वैल्यूएबल पीपल और वैल्यूएबल पोजेशंस, ठीक है, तो दोज थिंग्स आर वेरी क्लोज टू द पर्सन व्हिच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। क्लियर चिल्ड्रन? सो पोएटिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं तो पहले हम हमेशा राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो राइमिंग स्कीम, कैन यू सी कोई भी वर्ड्स राइम कर रहा है यहाँ पे? नहीं कर रहा। और हमने स्टार्टिंग में ही ये चीज डिस्कस कर ली थी कि दिस पोएट्री इज रिटन इन फ्री वर्स, ठीक है, ये फ्री वर्स में लिखी गई है, इसलिए इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये फ्री वर्स है, एकदम कंटिन्यूअसली इसमें इसको लिखा गया है जैसे कि कोई स्टोरी नरेट कर रहा है। तो जब ऐसी कोई भी आपको पोइट्री मिले जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है तो वो क्या है? फ्री वर्स है, ठीक है, या तो वो ब्लैंक वर्स होगा या फ्री वर्स होगा। सो यहाँ पे ये क्या है? फ्री वर्स है, ठीक है। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? नाउ सी, बॉय नाउ हु लॉस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ओ जो वाल है, ठीक है, यहाँ पे ओ वाल का जो साउंड है वो एक ही लाइन के अंदर रिपीटेशन है। तो ये क्या है? हमने लास्ट में भी ये डिस्कस किया था, एसोनेंस, ठीक है। क्या है ये? एसोनेंस। एसोनेंस कब होता है? जब कोई भी वाल साउंड जो है उसका रिपीटेशन होता है एक ही लाइन में। क्लियर? What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? Now children just see that यहाँ पे in first two lines में क्या use हुआ है? What is the boy? What? ठीक है, यानी कि इस चीज को क्या किया गया है? एम्फेसाइज किया गया है यहाँ पे इस चीज को, ठीक है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे जहां पे इसका रिपीटेशन हो रहा है? What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. जब ऐसे रिपीटेशंस होते हैं एक ही लाइन में किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए कंटिन्यूअसली, ये जो रिपीटेशन आते हैं फर्स्ट कंटिन्यूअस लाइन से अंदर, तो वो क्या होता है? एनाफोरा होता है, ठीक है। अगर ये दूसरी लाइन में रिपीट हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल वॉट यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे वॉट बीच में वॉट, तो वो रिपीटेशन हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूअसली दो लाइंस के अंदर शुरू के वर्ड्स को ही रिपीट कर दिया गया है। सो दैट इज व्हाई दिस इज एनाफोरा, इसलिए ये रिपीटेशन नहीं है। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ये रिपीटेशन भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था अगर ये कहीं और आता, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? फर्स्ट टू लाइन्स के अंदर ही है, ठीक है। in consecutive lines, when we have repeating words in the beginning of the sentences, then we have anaphora. वहां पे क्या होगा? anaphora use होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, go, then, can you see any punctuation mark? No. Boy, down, where, can you see any punctuation mark? नहीं, यहाँ पे भी कोई punctuation mark नहीं है। तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि जहां कोई punctuation mark नहीं होता तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है enjambment, ठीक है। लाइंस जो है वो कंटिन्यूस चल रही हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? एंजैम्पमेंट हो गया, ठीक है। मेरिली बाउंसिंग, मेरिली ओवर, अगेन वापस वही चीज हो गई। तो यहाँ पे भी क्या है? एनाफोरा। There it is in the water, no use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. यानी कि बॉल का भी मैं आपको यहाँ पे symbolic भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, है ना? It's a metaphorically written poem, so it's symbolic. यहाँ पे जब उसने बोला I saw it go, तो वो क्या है? यहाँ पे पोएट इमेजरी यूज कर रहा है, ठीक है। I saw it go, मैंने देखा है उसको जाते हुए, merrily bouncing down the street, and then, तो जब वो ये चीज यूज कर रहा है कि मैंने उसको जाते हुए देखा है, यहाँ पे वो इमेजरी का यूज कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे I saw it go के साथ में क्या हो जाएगी? इमेजरी। Clear, children? All right. Can you see any other? The balls, fine. A dime another ball is worthless. Now he senses his first responsibility. यहाँ पे भी children just see enjambment आ गया है, ठीक है। Balls will be lost always. Little boy, यहाँ पे little boy को address कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था
कि ये जो बॉय है इस पूरी पोएट्री के अंदर प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है और सिर्फ पोएट ही है जो इसमें अवेलेबल है, प्रेजेंट है। तो जब हम किसी ऐसे पर्सन की, किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो, सॉरी बात नहीं करते, एड्रेस करते हैं, ठीक है, तो उससे बात कर रहा है ना वो, जो बॉय प्रेजेंट ही नहीं है फिजिकली इस पोएट्री के अंदर, तो जब वो उससे बात कर रहा है जो प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा फिगर ऑफ, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, इसको कहते हैं हम अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी, क्लियर? यानी कि the person whom we are addressing in the poem is not present in the poetry. उस पोएट्री में वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसको एड्रेस किया जा रहा है, उससे बात की जा रही है, तो वो कौन सा होगा फिगर ऑफ स्पीच? अपोस्ट्रोफी। क्लियर? वॉल्स, वॉल्स, ये क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया एंड ऑल्सो एलिट्रेशन भी हो गया, ठीक है। And no one buys, again B sound, consonant sound जो है repetition है, यहाँ पे क्या हो गया? Alliteration हो गया। He is learning well behind his desperate eyes, the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know. Man, man, again alliteration, children, one day know and most know many days how to stand up. Again यहाँ पे भी क्या हो गया? Alliteration हो गया। So I have given you all the poetic devices that are employed in this poetry. जितने भी poetic devices जो यहाँ पे employed है, I have given you that, हमने discuss कर लिए हैं, ठीक है। So I hope this poem is clear. Summary भी हमने discuss की, explanation भी हमने discuss किया और poetic devices भी discuss किया, because poetic devices बहुत important होते हैं बच्चों। हम लोग जब exams में जब answers भी लिखते हैं, चाहे वो reference to context के भी questions होते हैं, तो we have to be very particular कि हम जब explanation लिखते हैं तो don't forget to mention the poetic devices that are employed. जो भी poetic devices उस poetry में या उस stanza के अंदर होते हैं, please learn to identify them so that आपके answers impressive हो, ठीक है। So they will help you to fetch marks. Clear, children? All right, so this was all about the ball poem. I hope you have also learnt and enjoyed the same. Clear? We'll meet in another session with our next chapter. Till then, keep learning, keep growing with Winsome International School. Take care. Bye-bye.